Good morning, my dear students. Myself मालम देवीएस। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 12। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने चैप्टर 11 पढ़ा है पूरा, राइट, बायोटेक्नोलॉजी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। मतलब कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर्स, उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़े हैं, राइट, एंड उसकी जो प्रोसेसेस थी वो हमने देखी है कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब क्या देखेंगे कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी है उसके डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह से उसके एप्लीकेशंस होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बिलोंगिंग टू डिफरेंट फील्ड्स में उसका एप्लीकेशन है, राइट। तो सबसे पहले तो आप देखो तो थेरेपेटिक्स मतलब कि थेरेपीज, राइट। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी डिजीज़ की थेरेपीज होती है, राइट, उसमें यूज़ होता है। देन नेक्स्ट में इस डायग्नोसिस, राइट, मतलब कि किसी भी डिजीज़ हो या कुछ भी हो, कैंसर हो, एड्स हो, तो उसके डायग्नोसिस में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, इन द सेंस कोई भी ऐसे क्रॉप्स जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसकी जो भी ईल्ड है हम उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी क्रॉप्स है उसको हम पेस्ट एंड इंसेक्ट से हम बचा सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज द बायो रेमिडिएशन इन द सेंस कि आपकी जो भी फील्ड हो, मतलब कि कोई भी एक फील्ड है, राइट, वो गंदी हो चुकी है, तो वहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर वो जो भी सॉइल होगी, राइट, वो ग्राउंड में जो भी सॉइल होगी उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हो, मतलब कि अच्छी कर सकते हो। देन वेस्ट वाटर एंड एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट वाटर में भी करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में भी करते हैं, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती है और अलग अलग तरह से यूज़ होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसके 3 मेन क्राइटेरिया क्या है, राइट। जो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट कि कोई भी ऐसे कैटालिस्ट को फॉर्म करना, राइट, कैटालिस्ट इन द सेंस कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर कोई भी प्योर एंजाइम्स, उसको जेनेटिकली इम्प्रूव करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन बेनिफिट, राइट। मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर कोई प्योर एंजाइम, आप उसको जेनेटिकली फॉर्म करोगे, राइट। फॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे, उसका यूज़ करोगे फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। द नेक्स्ट वन इज द, ये जो भी प्रोसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी की, राइट, कोई भी मेथड होती है उसके अंदर आप क्रिटिकल ऑप्टिकल टेम्परेचर्स या फिर कंडीशंस जो होती है उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए या फिर एंजाइम्स को ग्रो होने के लिए, तो आप इसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस आप उसको दे सकते हो, राइट। जैसे हमने देखा था बायो रिएक्टर के अंदर वैसे ही। और यहाँ पर लास्ट में है बायो स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इन द सेंस जो भी आपको प्रोडक्ट मिली है आप उसको डायरेक्टली मार्केट में बेचने के लिए नहीं दे सकते, आपको पहले उसको प्यूरिफाई करना होगा, राइट। मतलब कि पहले सेपरेशन करोगे, सेपरेशन के बाद आपको उसको प्यूरिफाई करना होगा। एक बार जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्यूरिफाई हो जाएगी उसके बाद आप उसे मार्केट यूज़ के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3 है वो 3 मेन क्राइटेरियाज है फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस होती है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में डिटेलिंग में पढ़ा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के कैसे कैसे एप्लीकेशंस है, इसके अंदर हम 2 एग्जाम्पल भी देखेंगे डिटेलिंग में, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर इन द सेंस क्या, तो के फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इन द सेंस फूड
प्रोडक्शन जहाँ पर होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज एग्रीकल्चर, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे जो भी फूड की जो नीड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। तो जैसे कि जो भी कॉमन या फिर जो भी कॉमर्शियली टेक्निक्स जो यूज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, उन प्रोसेसेस से जो भी फूड प्रोडक्शन की जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं अब, तो कि या तो फिर वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे या फिर वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ेगी, ठीक है। देखो हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, जो भी फूड प्रोडक्शन है वो किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल इन द सेंस केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके आप एग्रीकल्चर को या फिर फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में डिटेलिंग में, राइट। देन जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, या फिर आप वो कर सकते हो क्रॉप में जेनेटिकली इंजीनियर, मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक क्रॉप हो उसके अंदर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू आप उस क्रॉप के अंदर जो भी यील्ड प्रोडक्शन है उसके जीन्स को एंटर करके आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वैसे वैसे जो भी नीड थी, फूड की जो नीड थी वो तो हो रही थी, मतलब कि चल रहा था। बट अब क्या हुआ कि जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो भी फूड नीड को प्रोवाइड प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब जो भी फार्मर्स है वो क्या करते हैं, तो कि टू इंक्रीज या फिर टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, उसके जो भी क्रॉप्स है उसकी वेराइटी को इंक्रीज करने के लिए वो लोग अब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ दी गई है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड इज पार्शली ड्यू टू द यूज ऑफ improved crop varieties but mainly due to the use of एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। मतलब कि जो भी क्रॉप यील्ड है वो आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, बट बाय यूजिंग द एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करोगे तो क्या होगा कि जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपको कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रोकेमिकल बेस्ड यूज़ करोगे फर्टिलाइजर्स तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट को हार्मफुल होगा। एंड इस नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि एग्रोकेमिकल्स जो हैं उसकी नीड को हमें कम करना है, इसलिए हम अब लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, कोई भी ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एनिमल्स जिसके जीन्स में आप अल्टरेशन करके, इन द सेंस चेंजेस करने के बाद, राइट, उसके जीन्स में मैनिपुलेशन करने के बाद जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगा वो होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इन द सेंस कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फंजाई या फिर कोई भी एनिमल, ठीक है। आपको करना क्या है, उसके अंदर जो भी आपके स्पेसिफिक या फिर जो डिज़ायर्ड जीन्स है आपको उसके अंदर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि आपको जैसे ऑर्गेनिज्म चाहिए थे वैसे आपको ऑर्गेनिजम्स मिल गए हैं, इसलिए हमें उससे बोला है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। तो सबसे पहला तो क्या होगा कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस।
इन द सेंस जो भी क्रॉप होंगे राइट, वो ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में, ड्राफ या फिर सूखे एनवायरनमेंट में, सॉल्ट एंड हीट, ये सभी टेम्परेचर के अंदर वो इजीली ग्रो हो सकते हैं। समझ में आया? मतलब कि आपको जहाँ पर भी कोई भी क्रॉप उगाना है तो आप इजीली उसे ग्रो कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज द रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब कि जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, इन द सेंस फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स राइट, इन सब का जो यूज़ है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है। देन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्टेड इन द सेंस क्या होगा कि जो भी आपकी यील्ड है, आपको लास्ट में जो मिलने वाली है राइट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ड्यू टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। वो क्या करते हैं कि जो भी आपके क्रॉप्स है उसको खा जाते हैं राइट, या फिर बिगाड़ देते हैं, जो भी आपकी यील्ड है उसको बिगाड़ देते हैं राइट। तो अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करोगे तो जो भी पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब कि कम कर सकते हो। देन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, जो भी प्लांट्स के जो मिनरल्स की जो यूसेज की जो पूरी प्रोसेस है या फिर जो भी कैपेसिटी है उसे आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब कि सोइल्स में से जो भी न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने की उनकी जो प्रोसेस है राइट, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो राइट। एंड एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, मतलब कि जो भी फूड आपको मिलता है उसके अंदर आप अपने डिज़ायर्ड जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उस प्रोडक्ट में मिलेंगे राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है आगे के चैप्टर्स में, विटामिन ए एनरिच राइस। ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं। जो सबसे पहला है वो है बीटी कॉटन के बारे में, बट बीटी कॉटन क्या है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर बीटी है क्या राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखो, बीटी इज द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। बीटी क्या है? वन टाइप ऑफ टॉक्सिन है, बट टॉक्सिन किसके लिए है? वो प्लांट्स के लिए, सॉरी प्लांट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए वो एक टॉक्सिन है राइट। मेनली आपको ये जो बीटी कॉटन है ना, बैसिलस thuringiensis राइट, वो वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है राइट, जिसका जो टॉक्सिन है ना, मतलब कि उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होते हैं राइट। तो आप इसकी हेल्प थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो भी बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन तो हम लोगों ने देखा कि बीटी टॉक्सिन क्या है, बट अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि आखिर बीटी टॉक्सिन है क्या और वो काम क्या करता है राइट। समझते हैं क्या है वो। बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम हैज़ cloned and expressed in plant to provide resistance to insects without the need of insecticides। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, बीटी टॉक्सिन है ना, बीटी टॉक्सिन जीन है वो आइसोलेट हमने किया है बैसिलस thuringiensis में से राइट, और वो जो टॉक्सिन है उसको आप क्लोन करोगे, क्लोन इन द सेंस उसकी नंबर्स ऑफ कॉपीज फॉर्म करोगे उस जीन की। फिर आप क्या करोगे, आपको जो भी बीटी टॉक्सिन जीन मिला है उसे आप किसी भी होस्ट प्लांट के अंदर आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो राइट। एक बार आपने क्या किया कि जो भी आपके डिजायर्ड जीन थे आपने उसे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा कि वो जो भी जीन था वो प्लांट का जो डीएनए मटेरियल है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा और खुद का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी प्लांट होगा वो क्या करेगा, तो कि किसी भी इंसेक्ट्स के सामने रेजिस्ट करेगा, मतलब कि उसके सामने वो कंट्रोल करेगा, रेजिस्ट करेगा, किसी भी इंसेक्ट्स को उसके ऊपर बैठने नहीं देगा। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब कि अब आपको जो भी आप इंसेक्टिसाइड्स या फिर जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए अपने क्रॉप फील्ड्स में से, अब आपको उसका यूज़ कम करना पड़ेगा राइट। आगे एग्जाम्पल है वो देखते हैं। पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है बीटी कॉटन।
राइट। तो बीटी कॉटन क्या है और वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बीटी कॉटन जो है वो मैं आपको एक डायग्राम थ्रू पहले एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि वो आखिर करता क्या है, राइट। तो डायग्राम एक काम करते हैं, डायग्राम लास्ट में देखते हैं, पहले हम थियोरी थोड़ी सी है वो कंप्लीट करते हैं। चलो, बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी कॉटन जो है वो है स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थुरिनजिनेसिस। वो क्या है? तो कि वन टाइप ऑफ बैक्टीरियम है, उसकी जो स्ट्रेन्स होती हैं, राइट, वो क्या कर सकती है? हैज़ द कैपेसिटी टू किल द इंसेक्ट्स, राइट। उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, राइट। कौन कौन से इंसेक्ट्स? तो लेपिडोप्टेरस, देन कोलियोप्टेरस एंड डाइपिटेनस, राइट। ये तीनों जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो किल करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बीटी कॉटन के अंदर प्रोसेस कैसे होती है और वो क्या करता है। तो देखो, हमने क्या देखा कि हमारे पास बेसिलस थुरिनजिनेसिस है, राइट। जो बेसिलस थुरिनजिनेसिस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बीटी टॉक्सिन जीन प्रेजेंट है, राइट। ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? तो बैक्टीरिया के अंदर। अब जो भी बैक्टीरिया है उसका सर्टेन ग्रोथ होने के बाद ये जो भी बीटी टॉक्सिन है ना, बीटी टॉक्सिन वो क्रिस्टल्स फॉर्म करता है इनसाइड द बेसिलस थुरिनजिनेसिस। मतलब कि वो जो भी जीन है वो किस टाइप का हो जाएगा? तो ये जो भी टॉक्सिन है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में फॉर्म होगा, क्रिस्टल इन द छोटे छोटे दानों में फॉर्म होगा, राइट। ये जो क्रिस्टल है आपको क्या करना है? बैक्टीरिया में से आइसोलेट करना है। आपने जो भी बीटी कॉटन था, बीटी टॉक्सिन था, उसके क्रिस्टल्स को आप लोगों ने क्या किया? आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद अब आप क्या करोगे? ये जो आइसोलेटेड बीटी टॉक्सिन है उसको आप वाटर के साथ मिक्स करोगे। वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे? उसका स्प्रे करोगे ओवर द क्रॉप्स। समझ में आया? मतलब कि आप लोगों को जैसे पता है कि बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो क्या है, तो वो इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी बीटी टॉक्सिन जीन है वो उसकी जैसे सर्टेन एज हो जाएगी ना, मतलब कि बेसिलस थुरिनजिनेसिस जो बैक्टीरिया है उसकी सर्टेन एज के बाद ये जो बीटी टॉक्सिन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? क्रिस्टल्स फॉर्म में, राइट। जब एक बार बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएगा तो आप उस बैक्टीरिया में से उसे आइसोलेट करोगे, राइट। अब ये जो भी बीटी टॉक्सिन आइसोलेट हुआ है उसे आप वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आप उसे स्प्रे करोगे क्रॉप्स के ऊपर। मतलब क्या होगा कि जो भी बीटी टॉक्सिन है वो क्रॉप्स के ऊपर, मतलब कि जो उसके लीव्स होंगे वहाँ पर वो चिपक जाएंगे, ठीक है। मतलब कि बीटी टॉक्सिन के जो भी क्रिस्टल्स, एग्जांपल लेते हैं, चलो ये लीफ है तो यहाँ पर उसके जो भी टॉक्सिन्स है या फिर जो क्रिस्टल्स है बीटी टॉक्सिन के वो यहाँ पर चिपक जाएंगे। अब क्या होगा कि जो भी इंसेक्ट्स है उसके जो लार्वास होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे लार्वास, राइट, वो लार्वास क्या करेंगे? इन क्रिस्टल्स को वो खा जाएंगे। दे विल ईट द क्रिस्टल्स, राइट। मतलब कि जो भी इंसेक्ट्स के लार्वल स्टेज जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होगा कि जो भी क्रिस्टल्स हैं उसे वो इंसेक्ट्स के लार्वास खा जाएंगे। तो ये जो क्रिस्टल्स है बीटी टॉक्सिन के वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? इनटू द गट, राइट। गट में जाएंगे, मतलब कि उसके स्टमक में जाएंगे। तो स्टमक के अंदर क्या होगा? स्टमक के अंदर जो भी उसकी स्टमक के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, राइट, उसे वो क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा, राइट। मतलब कि उसके स्टमक के अंदर या फिर जो गट के अंदर उसके जो सरफेस के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स थे उसे वो ब्रेक कर देगा। अगर उसके एपिथेलियल सेल्स ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो जो भी लार्वा है
राइट, वो लार्वा है वो क्या करेगा तो कि उसके सेल्स में पोर्स हो जाएंगे, राइट। एक बार उसके सेल्स में पोर्स होंगे तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ। समझ में आ गए, मतलब कि उसके जो सेल्स है उसमें क्या हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और उस पोर्स से क्या होगा कि वो जो भी लार्वा है उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। समझ में आया यहाँ तक। देखो अब रीड करते हैं कैसे होता है। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो पूरा इसके अंदर आ चुका है, अगर कुछ पॉइंट रह गए हो तो हम इसके अंदर कवर करेंगे। देखो बेसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। समझ में आया, मतलब बेसिलस thuringiensis के अंदर क्या होगा कि क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे बीटी कॉटन के। दिस क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिन कोस्ड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, उसके अंदर क्या होगा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा। अब ये जो भी क्रिस्टल्स है बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल्स है उससे आप मिक्स करोगे विद द वाटर एंड स्प्रेड ओवर द क्रॉप्स। समझ में आया, मतलब कि आप उसे मिक्स करोगे, राइट, वाटर के साथ और उसे स्प्रे करोगे क्रॉप्स के ऊपर। देन क्या होगा, द लार्वा प्रेजेंट ओवर द क्रॉप्स इंजेक्ट्स इट एंड बीटी कॉटन एंटर्स इनटू द गट ऑफ द लार्वा। जैसे मैंने आपको बताया लार्वा क्या करेंगे, वो जो भी टॉक्सिन्स है उसे वो इंजेक्ट करेंगे और वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, टू द गट ऑफ द लार्वा। देन बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, मतलब कि जब भी बीटी टॉक्सिन लार्वल स्टेज के अंदर मतलब कि उसके गट के अंदर जाएंगे तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। बीटी टॉक्सिन अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, राइट, उसे हमें एक्टिव करना पड़ेगा। बट वंस इट इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट्स द इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म। समझ में आया, मतलब कि जो भी बीटी टॉक्सिन थे हमने उसको जब स्प्रे किया था क्रॉप्स के ऊपर तब वो इनएक्टिव फॉर्म में थे, राइट। बट जब एक बार जो भी लार्वा है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर लेगा उस टॉक्सिन को, राइट, तो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट करेगा उसको, एक्टिव फॉर्म के अंदर, राइट। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, मतलब कि जो भी लार्वा के अंदर जो भी उसका स्टमक का जो पीएच होगा वो कैसा होगा, अल्कलाइन पीएच होगा, मतलब कि बेसिक पीएच होगा, विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल्स हैं वो सोल्यूबल हो जाएंगे, राइट। एक बार जो क्रिस्टल्स है वो सोल्यूबल हो जाएंगे फिर क्या होगा कि वो आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स। मैंने जैसे आपको बताया था जो भी टॉक्सिन हो गए वो कहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, टू द एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट्स पोर्स दैट कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो भी स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स सच एज कॉटन, मतलब कि जो भी बेसिलस thuringiensis है बैक्टीरिया उसमें से आपको बीटी टॉक्सिन जीन्स है उसको आइसोलेट करने होंगे और आप किसी भी प्लांट्स के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस टॉक्सिन का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इस जीन का स्पेसिफिक नाम दिया गया है वो है क्राई जीन। तो टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई। समझ में आया, तो ये आपको याद रखना है क्राई जीन। अब यहाँ पर स्पेसिफिसिटी दे दी है कि कौन से जो जीन है वो कौन से इंसेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं वो। The proteins encoded by the genes CRY1AC and CRY2AB control the cotton bollworms, मतलब कि वो कॉटन के ऊपर वर्क करेंगे, राइट। The genes CRY1AB control the cone borer, मतलब कि अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग टाइप ऑफ जीन्स वो आइसोलेट हम कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिलस thuringiensis, ठीक है। तो अब मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूं कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है वो। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि जो भी बेसिलस thuringiensis है, राइट, वो किस फॉर्म में होते हैं, हमको पता है क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, मतलब कि बीटी टॉक्सिन जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा, राइट। अब हमने क्या किया है, उसको लीव्स के ऊपर मीन्स के स्प्रेड किया है।
अब यहाँ पर आपको लार्वास दिख रहे हैं। ये जो भी लार्वा है वो क्या करेंगे, इस बीटी टॉक्सिन को वो इंजेक्ट करेंगे, मतलब कि अंदर ले लेंगे। तो आप देख सकते हो जो भी लार्वा है उसके गट के अंदर ये जो भी क्रिस्टल्स है ना वो प्रेजेंट है और वो एपिथेलियल सेल्स को तोड़ रहे हैं। क्लियर। एक बार क्या होगा कि ये जो भी क्रिस्टल्स है वो किसी भी लार्वा के गट के अंदर चले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे और जो भी एपिथेलियल सेल्स है उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे। एक बार उसके एपिथेलियल सेल्स ब्रेक डाउन हो गई तो उसके सेल्स कैसा हो जाएंगे, सेल्स विल लाइस, मतलब कि उसके सेल्स हैं वो टूट जाएंगे और अल्टीमेटली इट्स लीड्स टू द डेथ ऑफ द लार्वा। समझ में आया, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है। नीचे भी लिखा गया है थोड़ा सा, कैटरपिलर कंज्यूम्स foliage treatment with BT, right? Within minutes, the toxin bind to specific receptor in the gut wall, and the capillary stops, and the caterpillar stops feeding, right? Within hour, the gut wall breaks down, allowing spores and normal gut bacteria to the enter of the body cavity. The toxin dissolves, मतलब कि जो हमने पढ़ा है वही इसके अंदर फिर से सब कुछ लिखा गया है, राइट। तो यहाँ आई होप सो आप लोगों को बीटी टॉक्सिन समझ में आ चुका होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। तो हम अब वो टॉपिक देखते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, राइट। मतलब कि पेस्ट, हमने जो आगे का जो देखा वो था इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब कि बीटी कॉटन देखा हमने। अब जो हम देखेंगे वो है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो भी पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स होते हैं, राइट, वो हमें क्यों करने पड़े, मतलब कि मॉडिफिकेशन क्यों करना पड़ा पहले तो, क्योंकि बहुत सारे निमेंटोड्स जो होते हैं वो आप पढ़ चुके हो 11th के अंदर, राइट। हमें जो पता है, मतलब कि एक आपको कॉमनली एग्जांपल दूँ तो आपको पता है कि एस्कारिस, राइट। एस्कारिस जो होता है वो कैसे आपको होता है, थ्रू द निमेंटोड्स, राइट। मतलब कि जो भी निमेंटोड्स हैं, कुछ निमेंटोड्स के आपके, मतलब एक निमेंटोड का नाम दिया है आपको मेलोइड जाइन इनकोजिनेटा, राइट। ये जो है निमेंटोड वो क्या कर सकता है, हैज द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट। समझ में आया, मतलब कि ये जो एक निमेंटोड का नाम दिया गया है आपको, वो उस निमेंटोड के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है कि कोई भी टोबैको प्लांट्स है, राइट, कोई भी टोबैको प्लांट्स उसके रूट्स को वो इन्फेक्ट कर सकता है एंड इट विल लीड्स टू रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। मतलब कि आपको जो भी टोबैको की जो यील्ड मिलने वाली है उसको वो कम कर सकता है, मतलब कि रिड्यूस कर सकता है, राइट। तो इससे बचने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफियरेंस मतलब कि आरएनए में चेंजेस, राइट। मतलब कि आरएनए जो होगा उसके अंदर अगर हम चेंजेस करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और सबसे पहले ये जो प्रोसेस है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी है, तो फायर एंड मेलो इन 1998, राइट। एक बात और, ये जो भी आरएनए की जो प्रोसेस है ना वो ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, राइट, उन सब के अंदर हम आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस होती है फॉर द मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। मतलब कि सेल्यूलर जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है ना, सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म, राइट, उसको इंक्रीज करने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं आगे, इंटरफेरोन्स, राइट, इंटरफेरोन्स हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी यही चीज़ थी। अब ये जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद हम थियोरी बेस्ड देखेंगे। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, राइट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। हमें इसके अंदर देखना है, हमने क्या बोला कि आरएनए इंटरफेरेंस, राइट।
तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, आरएनए। तो जैसे कि आपको पता है कभी भी जो आरएनए होता है उसके जो बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो क्या आपको मिलेगा, mRNA, आपको mRNA मिलेगा, राइट। अब क्या होगा कि ये जो भी एक mRNA आपको मिलेगा उसको आपको करना है साइलेंसिंग। साइलेंसिंग इन द सेंस वो फर्दर किसी भी काम या फिर कोई भी मैसेज आगे पहुंचा नहीं पाएगा। हमें क्या करना है, जो भी हमारा mRNA है उसे हमें साइलेंस करना है, जिसकी वजह से जो भी मैसेज आगे पहुंचने वाला है वो अब मैसेज आगे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वो आप किसकी हेल्प थ्रू कर सकते हो, तो क्या कोई भी वायरस हो सकता है या फिर कोई भी जेनेटिक एलिमेंट हो सकता है, राइट। मतलब कि कोई भी टोबैको प्लांट है उसको दो चीज़ इन्फेक्ट कर सकती है, या तो वो कोई वायरस होगा या फिर कोई भी जेनेटिक एलिमेंट हो सकता है, राइट। अब आपको करना क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो वेक्टर्स, राइट, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिएसिस वेक्टर्स आप पढ़ चुके हो, राइट। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका डिजायर्ड जीन है, राइट, मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर आप क्या करोगे, आपका जो भी निमेटोड, आपको पता है कि ये प्रोसेस कैसे होती है, निमेटोड इन्फेक्ट करता है, राइट। तो आप क्या करोगे, निमेटोड रेजिस्टेंट जीन, कोई भी निमेटोड रेजिस्टेंट जीन होगा उसे आप क्या करोगे, किसी भी वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करोगे, राइट। अब आपने क्या बनाया कि कोई भी एक वेक्टर है जिसके पास निमेटोड रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब ये जो भी आपको वेक्टर मिला उसे आप किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करोगे, डायरेक्टली टोबैको प्लांट के अंदर। एक बार जब ये भी वेक्टर टोबैको प्लांट के अंदर चला जाएगा फिर क्या होगा कि टोबैको प्लांट का जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट, टोबैको प्लांट का जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल प्लस क्या होगा, वेक्टर, ये दोनों का डीएनए मिक्स होगा, ठीक है। तो अब कोई भी निमेटोड जब इस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, राइट, तो क्या होगा कि ये जो भी निमेटोड रेजिस्टेंस जीन जो प्रेजेंट थे वेक्टर के अंदर वो डायरेक्टली किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, इस निमेटोड के अंदर, राइट। और निमेटोड के अंदर चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर जो भी सिग्नल हमें पहुंचाने थे, राइट, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पर हमने निमेटोड रेजिस्टेंट जीन पहुँचा दिए। जब ये कोई भी निमेटोड प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करेगा, राइट, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रेजेंट RNAi, राइट, RNAi जो प्रेजेंट होगा वो निमेटोड को इन्फेक्ट करने नहीं देगा प्लांट को, ठीक है। और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं RNA साइलेंसिंग, जिसे हम बोलते हैं RNA साइलेंसिंग। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, RNA के अंदर चेंजेस किए और वो जो RNA के अंदर हम लोगों ने चेंजेस किए थे उसे हमने वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया। वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हमने उसे डायरेक्टली किसी भी टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से जो भी प्लांट का डीएनए था वो एंड वेक्टर का डीएनए दोनों मिक्सअप हो गए, राइट। अब उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी जो प्लांट सेल होगा उसके अंदर जो भी RNA प्रेजेंट जो था, राइट, वो क्या करेगा, उसके mRNA को वो साइलेंस कर देगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो भी पैरासाइट है वो डाइड हो जाएंगे। मतलब कि जो mRNA है वो कहाँ पर होगा, प्रेजेंट निमेटोड के अंदर, और निमेटोड का जो भी RNA होगा मतलब कि mRNA होगा उससे वो स्टॉप कर देगा और निमेटोड डाइड हो जाएगा, सॉरी डेड हो जाएगा, ठीक है। अब थियरी देखते हैं कैसे प्रोसेस होती है वो। देखो, सबसे पहले तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ द specific mRNA due to complementary double-stranded RNA
molecule that binds to the prevent translation of the mRNA। जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा कि हमें करना क्या है कि mRNA की जो दो स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, राइट। हमें क्या करना है कि जो भी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वहाँ पर जो mRNA प्रेजेंट है, राइट, वहाँ पर हमको क्या करना है, हमारा स्पेसिफिक जो mRNA है, साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA, राइट, हमारा जो स्पेसिफिक mRNA है उसको हमें उसके साथ बाइंड करवाना होगा, जिसकी वजह से लास्ट में जो भी mRNA ट्रांसफ़र हुआ है प्लांट में से निमेटोड के अंदर, राइट, जैसे कि यहाँ पर जो mRNA प्रेजेंट है प्लांट के पास, वो किसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, अब निमेटोड के अंदर। तो वो जो mRNA वो मिक्सअप किसके साथ होगा, निमेटोड का जो RNA है उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और उसे वो साइलेंस कर देगा। देखो, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन। किसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम, राइट, और बाय जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लिकेट बाय द RNA इंटरमीडिएट। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो RNA की हेल्प थ्रू रेप्लिकेट होती होगी या फिर खुद का रेप्लिकेशन करती है, राइट, तो उस टाइप के जीन्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हम यूज़ किसका करेंगे, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, जो हम पढ़ चुके हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस जो होता है, राइट, जो टबेको या फिर जो ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। Nematode specific genes are introduced into the host plant with the help of Agrobacterium tumefaciens, राइट, या फिर एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। हम क्या करेंगे कि जो भी नेमेटोड स्पेसिफिक जीन है उसको हम इसके वेक्टर के साथ अटैच करेंगे और हम डायरेक्टली किसके अंदर डालेंगे, उसको होस्ट प्लांट सेल के अंदर, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced both sense and anti-sense RNA in the host cell। अब वो क्या करेगा कि जब एक बार जो DNA हमारा है वो प्लांट सेल के अंदर चला गया तो प्लांट सेल के अंदर दो टाइप्स के RNA फॉर्म होंगे, वन इज सेंस एंड नेक्स्ट वन इज द एंटी सेंस RNA, राइट, दोनों टाइप्स के जो RNA है वो फॉर्म होंगे। देन these two RNA being complementary to each other formed a double stranded RNA। बट अब क्या होगा कि ये जो भी दो RNA थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे, मतलब कि सामने सामने स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे, राइट, और वो क्या फॉर्म करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA दैट इनिशिएट RNAi, राइट। उसकी वजह से क्या होगा कि RNAi इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा एंड दस साइलेंसिंग द स्पेसिफिक mRNA ऑफ अ निमेटोड। मतलब कि जो भी mRNA निमेटोड के अंदर प्रेजेंट था उसे वो क्या कर देगा, साइलेंट कर देगा, मतलब कि स्टॉप कर देगा, और निमेटोड, राइट, निमेटोड क्या हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगा। ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक प्लांट। इसकी वजह से कोई भी जो भी पैरासाइट होगा वो ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर ग्रो नहीं हो पाएगा। द ट्रांसजेनिक प्लांट्स देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। और इस वजह से कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं वो किसी भी निमेटोड्स या फिर कोई भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, उसके सामने वो रेजिस्ट हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 जो था उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा पूरा टॉपिक। थैंक यू।